हाय एवरीवन, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में यूजिंग बीएफएस। पहले हमने टोपोलॉजिकल सॉर्ट को डीएफएस वाली टेक्निक से किया था, अब हम इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च से करेंगे। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च से टोपोलॉजिकल सॉर्ट को परफॉर्म करने के लिए वी विल यूज दिस एल्गोरिथम कॉल्ड कान्स एल्गोरिथम। सो कान्स एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट हमारा इन डिग्री आउट डिग्री पर बेस्ड होता है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास अगर कोई भी गिवन ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ की किसी भी नोड का एग्जाम्पल लूँ, मान लेते हैं नोड ए, इसके अंदर कोई भी मैंने वैल्यू एन को स्टोर करवाया हुआ है, इसके अंदर बहुत जगह से एजेस आ रहे हैं। ये मेरा एज 1 है जो यहाँ पर आ रहा है, ये मेरा एज 2 है जो यहाँ पर आ रहा है, एंड इसके साथ साथ इससे कुछ आउट गोइंग एजेस भी हैं। ये मेरा एज 3 है जो इससे बाहर निकल रहा है, और ये मेरा एज 4 है जो इससे बाहर निकल रहा है। हो सकता है यहाँ पर अपने कोई इंडिविजुअल नोड्स हो। अगर मैं किसी नोड की बात करूँ तो उस नोड के अंदर कुछ इनकमिंग एजेस होते हैं और कुछ आउट गोइंग एजेस होते हैं। हमें क्या करना होता है, किसी भी नोड के लिए हमें अगर उसके इनकमिंग एजेस निकालने होते हैं तो उसको हम इन डिग्री का नाम देते हैं। इन डिग्री कहने का मतलब है जितने इनकमिंग एजेस किसी भी नोड के पास हैं। अगर मैं इस n नोड के इनकमिंग एजेस देखूं तो उसका काउंट मेरे पास हो जाएगा 2 के इक्वल। वहीं अगर मैं आउट गोइंग एजेस की बात करूं तो उनको हम कहते हैं आउट डिग्री ऑफ द नोड। आउट डिग्री इस नोड की क्या हो जाएगी, यहाँ से एक एज ये निकल रहा है, एक एज ये निकल रहा है, तो आउट डिग्री भी इसके लिए हो जाएगी मेरे पास 2। अब अगर मैं इस प्रॉपर ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पर मैं सारे के सारे नोड्स के लिए उनकी इन डिग्री एंड आउट डिग्री निकाल सकती हूँ। एक बार निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर मैं निकालने वाली हूँ इन डिग्री, यहाँ पर मैं निकालने वाली हूँ आउट डिग्री। इन डिग्री जीरो की अगर बात करूं तो जीरो के पास एजेस इनसाइड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ कितने आ रहे हैं, अंदर की तरफ 2 एजेस आ रहे हैं, तो इसकी इन डिग्री 2 हो जाएगी। इसकी आउट डिग्री क्या है, क्या जीरो से बाहर की तरफ कोई एज जा रहा है, कोई भी एज नहीं जा रहा, तो इसकी आउट डिग्री मेरे पास 0 हो जाएगी। वहीं पर अगर मैं नेक्स्ट 1 की बात करूं तो 1 के लिए इसके इनसाइड 1 2, तो 2 इसकी इन डिग्री हो जाएगी। आउट कितने एजेस जा रहे हैं, एक भी एज आउट नहीं जा रहा, तो इसकी इन डिग्री 0 हो जाएगी। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के लिए इस नोड के लिए इन डिग्री कितनी हो जाएगी, इन डिग्री मतलब जो एज अंदर आ रहा है मतलब एक एज है, और बाहर आउट डिग्री कितनी हो जाएगी, ये भी 1, तो 2 के लिए इन डिग्री 1 आउट डिग्री 1। 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 के लिए इन डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, आउट डिग्री कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1, तो इसके लिए भी मैं लिखूंगी 1 1। 4 की अगर बात करूं तो 4 के लिए एक भी इन डिग्री नहीं है, मतलब कोई भी नोड अंदर की तरफ नहीं आ रहा, तो क्या मैं कह सकती हूँ इन डिग्री 0 है, पर आउट डिग्री एक एज बाहर जा रहा है, दूसरा एज बाहर जा रहा है, तो आउट डिग्री मेरे पास हो जाएगी 2 के इक्वल। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 में भी कोई भी एज ऐसा नहीं है जो इसको अंदर की तरफ आ रहा है, तो 5 की इन डिग्री हो जाएगी 0, आउट डिग्री हो जाएगी 2, क्योंकि 2 एजेस बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ग्राफ के अंदर हम किसी भी नोड के लिए उसकी इन डिग्री एंड उसकी आउट डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारी जो अप्रोच होने वाली है वो इन डिग्री पर बेस्ड होने वाली है, हम चाहें तो आउट डिग्री का भी यूज कर सकते हैं। अब हमारी अप्रोच जो होने वाली है टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए वो हमारी इन डिग्री वाली अप्रोच होने वाली है। सबसे पहले तो एक बेसिक से फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट ये है जिसको हमें याद रखना है कि एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डैग, अब डैग का बेसिक मतलब ये होता है कि डैग एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। एसाइक्लिक ग्राफ कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी ग्राफ के अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती, लेट्स सपोज मैंने कोई रैंडम ग्राफ बनाकर देखा जो कुछ इस तरीके का लगता है और इसके अंदर कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर मैं किसी भी डैग के अंदर कोई लॉन्गेस्ट पाथ निकालना चाहती हूँ, मान लेते हैं मेरा लॉन्गेस्ट पाथ ये वाला पाथ हो गया जिसमें 4 नोड्स मेरे पास आती हैं, दिस इज माय लॉन्गेस्ट पाथ। अगर किसी डैग के अंदर लॉन्गेस्ट पाथ निकाला जाए, क्या मैं कह सकती हूँ उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जैसे ये वाला नोड, और उसका कोई एंडिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट जैसे ये वाला नोड। अब स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी, अगर लॉन्गेस्ट पाथ मैंने निकाला है तो वो लॉन्गेस्ट पाथ कहीं से तो शुरू हो रहा होगा, जहां से वो लॉन्गेस्ट पाथ शुरू होगा उस नोड को मैं नाम दे देती हूँ U, और जहां पर खत्म होगा उस नोड को मैं नाम दे देती हूँ V। क्या मैं कह सकती हूँ कि U से लेकर V तक का ये जो लॉन्गेस्ट पाथ है जिसमें बहुत सारे नोड्स बीच में आते होंगे, यहाँ पर U के लिए जो इनकमिंग एजेस हैं उनका काउंट 0 है, तो इसकी इन डिग्री 0 के इक्वल है, और V के लिए इसके पास आउटगोइंग एज एक भी नहीं है, तो उसका आउट डिग्री का काउंट 0 है। इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। लॉजिकली ये समझा कि किसी भी ग्राफ के लिए अगर मैंने उसका लॉन्गेस्ट पाथ निकाल लिया और वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ से साइकिल निकलकर वापस जुड़ जाएगी, कहीं ना कहीं खत्म होगा मेरा पाथ, तो अगर लॉन्गेस्ट पाथ U से शुरू होता है V पर खत्म हो सकता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ U की तरफ कोई इनकमिंग एज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ कोई ऑलरेडी एज होता तो फिर ये भी आ जाता लॉन्गेस्ट पाथ में, फिर मेरा U ये वाला नोड हो जाता, ये नोड नहीं होता, पर यहाँ पर ये नोड U है, इसका मतलब यहाँ पर
कोई इनकमिंग एज नहीं है, मतलब यहाँ पर इन डिग्री 0 के बराबर है। सिमिलर सी बात मैं वी के लिए कह सकती हूँ, जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन की नोड होगी वहां से निकलता हुआ कोई एज नहीं होगा, क्योंकि अगर उससे आगे कोई एज होता तो यहाँ पर ये भी आ जाता, फिर ये मेरा वी बन जाता ना लास्ट पूरे के पूरे पाथ का, पर ये एज एग्जिस्ट नहीं करता, वी मेरा लास्ट नोड है, इसीलिए इससे कोई और नोड नहीं निकलती, कोई एज नहीं निकलता, इसीलिए इसकी आउट डिग्री 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मैंने एक नई चीज सीखी कि जो भी डैग्स होते हैं उसमें एटलीस्ट एक वर्टेक्स ऐसी होती है जिसकी इन डिग्री 0 होती है और एक वर्टेक्स ऐसी होती है जिसकी आउट डिग्री 0 होती है। अगर मैं अपने इस ग्राफ की, इस डैग की बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन सी वर्टेक्स हैं जिनकी इन डिग्री 0 है। ये एक वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 है, ये एक वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 है, और आउट डिग्री 0 किसकी है? 0 है जिसकी आउट डिग्री 0 है एंड 1 है जिसकी आउट डिग्री 0 है। तो इन डिग्री 0 वाला भी एटलीस्ट 1 मिल गया मुझे, आउट डिग्री 0 वाला भी एटलीस्ट 1 मिल गया मुझे, और हम इसी फैक्ट का फायदा उठाकर टोपोलॉजिकल सॉर्ट को करने वाले हैं अब बीएफएस की फॉर्म में। अब टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक डिपेंडेंसी ग्राफ पर परफॉर्म होता है। डिपेंडेंसी ग्राफ कहने का मतलब अगर काम ए हुआ है तभी मेरे पास मेरा काम बी परफॉर्म हो सकता है, यानी काम बी के परफॉर्म होने के लिए काम ए ऑलरेडी होना चाहिए, या अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो बी को इंस्टॉल करने से पहले मेरे पास ए ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर डिपेंडेंसी में सबसे जो टॉप लेवल पर हमारा वर्टेक्स आता है उसकी इन डिग्री 0 होती है। इन डिग्री 0 कहने का मतलब कि वहां तक कोई एज नहीं आता, क्योंकि वहां तक अगर कोई एज आ गया, मान लेते हैं यहां तक अगर कोई एज आ गया और यहाँ पर डी लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ए की भी ऊपर की तरफ डिपेंडेंसी है, पहले डी होना चाहिए तभी मैं ए को इंस्टॉल कर पाऊंगी। तो डी को मैं एज माय सबसे स्टार्टिंग वाली नोड कंसिडर कर सकती हूँ अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, अगर मैं इसी ग्राफ को दोबारा रीड्रॉ करूं, अगर मैं इस हायरार्की का एग्जाम्पल लूं, तो इसके लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होगा? इसके लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट होगा ए बी सी, कि पहले ए होना चाहिए, फिर बी होना चाहिए, फिर सी होना चाहिए। तो इससे मुझे क्या पता चला कि सी से पहले बी हो, बी से पहले ए हो, ए से पहले कोई और नहीं है, ए से पहले कोई और नहीं है, कहने का मतलब है कि ए की जो इन डिग्री है वो 0 है। वैसे ही अगर यहाँ पर ए से पहले एक और नोड होता, मान लेते हैं यहाँ पर ई स्टोर्ड होता, तो क्या मैं कह देती कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट में फिर ए से आगे यहाँ पर ई आ रहा होता। क्यों? क्योंकि ई की इन डिग्री 0 है। तो हमेशा टोपोलॉजिकल सॉर्ट की शुरुआत में वो नोड्स आती हैं जिनकी इन डिग्री 0 है। क्यों? क्योंकि उन नोड्स की किसी और वर्टेक्स पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो इसी फैक्ट को हम यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, सारे के सारे नोड्स की अपने डैग के लिए हम इन डिग्री को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं एक एरे बना लेती हूँ, इस एरे को मैं नाम दूंगी इन डिग्री। इसके अंदर सारे के सारे नोड्स के लिए मैं उनकी इन डिग्रीज को स्टोर करने वाली हूँ। तो एक एक जो इंडेक्स होगा वो इन डिग्री को स्टोर करने के लिए यूज होगा। अब इन डिग्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मेरे कोड के अंदर जो मैं ग्राफ बनाती हूँ उस ग्राफ के पास सारे के सारे एजेस की इन्फॉर्मेशन होती है। एजेस के पास दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है मेरी सोर्स नोड, एक होती है मेरी डेस्टिनेशन नोड। क्या मैं कह सकती हूँ अगर u से लेकर v तक मेरे पास एज है तो u मेरी सोर्स बन जाएगा, v मेरी डेस्टिनेशन बन जाएगा। इस केस में v का जो इन डिग्री होगा वो +1 हो जाएगा। जितने मेरे पास ऐसे एजेस आएंगे जिनके डेस्टिनेशन पर v होगा, उसका मतलब है v की इन डिग्री बढ़ जाएगी कि v तक कोई और एज है जो पहुंच रहा है। तो मैं सारे के सारे एजेस के लिए देख लेती हूँ एक बार कि कौन कौन से एजेस हैं। तो उनके डेस्टिनेशन के लिए जितने भी एज एग्जिस्ट करेंगे उनके डेस्टिनेशन के लिए मैं उनकी इन डिग्री को बढ़ा दूंगी। जैसे सबसे पहले अगर मैं इस एज की बात करूँ, ये 5 से लेकर 0 तक जा रहा है तो 0 की इन डिग्री 1 हो जाएगी। इस एज की बात करूँ 4 से लेकर 0 तक जा रहा है तो 0 की इन डिग्री +1 हो जाएगी, तो 1 से बढ़कर हो जाएगी मेरे पास 2। 4 से लेकर 1 की बात करूँ तो 4 से लेकर 1 तक जा रहा है, 1 की इन डिग्री 1 हो जाएगी। अब अगर मैं इस वाले एज की बात करूं 3 से लेकर 1 तक जा रहे हैं तो डेस्टिनेशन यानी 1 की डिग्री बढ़ जाएगी y1, तो ये 2 हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूं 2 से लेकर 3 तक, तो 3 डेस्टिनेशन है, 3 की इन डिग्री 1 हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले एज की 5-2 वाले की, तो इसमें 2 की इन डिग्री 1 हो जाएगी। और बाकी सारी जो नोड्स होंगी यानी 4 एंड 5 के लिए मेरी इन डिग्री 0 हो जाएगी, क्योंकि इनकी तरफ कोई ऐसा इनकमिंग नोड मुझे आते हुए नहीं दिखता। तो मुझे क्या करना है, मुझे शुरुआत करनी है कि मैं BFS फैशन में यानी एक लूप लगाकर ऑन माई क्यू, मैं क्यू भी ले लेती हूँ हमेशा BFS में, तो अपनी क्यू के अंदर मैं उन नोड्स को डालना शुरू करूंगी जिनकी इन डिग्री 0 है। क्योंकि क्यू किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्यू मेरा फीफो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू के अंदर जो पहले आएगा वो मेरे आउटपुट में पहले आ जाएगा। तो क्या मैं कह सकती हूँ क्यू के अंदर अगर पहले 0 वाली इन डिग्री आती है तो वही मेरे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पहले आएगी, और इन डिग्री 0 वाले नोड्स ही मुझे पहले चाहिए टोपोलॉजिकल ऑर्डर में। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 0
0 इन डिग्री वाले नोड्स को निकालूंगी और उनको अपने क्यू के अंदर स्टोर करवा लूंगी। फिर क्यू क्या करेगा, क्यू से एक एक करके इन नोड्स को मैं निकालने वाली हूँ। मान लेते हैं मैंने 4 को निकाला, तो 4 को मैं प्रिंट करवा दूंगी। यहाँ पर मैं अपनी आउटपुट विंडो बना लेती हूँ। ये मेरी आउटपुट विंडो है जिसमें सबसे पहले मैं 4 को प्रिंट करवा दूंगी, फिर 4 के नेबर्स के लिए देखूंगी 4 के कौन कौन नेबर हैं। 4 का एक नेबर है 0 और 4 का एक नेबर है 1। क्या मैं कह सकती हूँ अगर 4 को मैंने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया, मतलब उसको प्रिंट भी करवा दिया है, तो अब मैं डायरेक्टली 0 और 1 तक पहुंच सकती हूँ। तो इनकी इन डिग्री को मैं -1 कर दूंगी। -1 क्यों किया, क्योंकि अगर 4 को मैंने ऑलरेडी टोपोलॉजिकल सॉर्ट में डाल दिया है, उसको प्रिंट भी करवा दिया है, तो अब उन नोड्स की बारी आनी चाहिए जिन तक मैं 4 के थ्रू पहुंच सकती हूँ और डायरेक्टली पहुंच सकती हूँ। यानी अगर 0 को इंस्टॉल करना है, 0 अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए 4 इंस्टॉल होना चाहिए। अगर टोपोलॉजिकल सॉर्ट में डाल दिया मतलब 4 को मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो अब किसको इंस्टॉल करने की बारी, अब 0 और 1 को इंस्टॉल करने की बारी। पर मेरा लॉजिक ऐसा है कि सारे इन डिग्री 0 वाले नोड्स ही, इन डिग्री 0 वाले नोड्स को ही मैं ऐड करती हूँ अपनी क्यू के अंदर। तो इसीलिए अब मुझे इन दोनों की इन डिग्री को डिक्रीज करना पड़ेगा बाय 1, ताकि अगली बार ये भी मेरी क्यू के अंदर ऐड हो। ये क्यू बेसिकली डिफाइन करती है मेरा टॉप सॉर्ट का लॉजिक। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट मैं 0 एंड 1 के लिए उनकी इन डिग्री को डिक्रीज कर दूंगी बाय 1। तो 0 की हो जाएगी 1 एंड 1 की हो जाएगी 1। अब क्यू के अंदर सिर्फ वही एलिमेंट्स ऐड होंगे जिनकी इन डिग्री 0 होगी। तो इन डिग्री अगर 0 है तो ऐड कर देंगे क्यू के अंदर। अभी क्या किसी की इन डिग्री 0 हुई है, नेबर्स में से सिर्फ नेबर्स की चेंज की है, तो अभी किसी की 0 हुई है, नहीं हुई। तो मैं क्या करूंगी, अब निकालने वाली हूँ 5 को। 5 को मैंने निकाला और 5 को मैंने ऐड कर दिया अपने आउटपुट में। अब मैं 5 के नेबर्स के लिए देखूंगी। 5 के नेबर्स कौन कौन हो जाएंगे, एक 5 का नेबर हो जाएगा 2, एक 5 का नेबर हो जाएगा 0। 2 की इन डिग्री क्या है, 2 की इन डिग्री है 1, तो इसको भी कम करके हम कर देंगे 0, क्योंकि डिक्रीज कर देते हैं। 5 को तो ऐड कर दिया, अब अगले वालों की इन डिग्री डिक्रीज कर दो ताकि वो भी क्यू में आ सके। एंड नेक्स्ट नेबर क्या है, नेक्स्ट नेबर है 0, तो 0 के लिए क्या करेंगे, उसकी इन डिग्री को डिक्रीज कर देंगे। तो इसको डिक्रीज करके कर दिया हमने 0। अब देखते हैं इसके नेबर्स के लिए किसी की इन डिग्री 0 हुई क्या। 5 के नेबर थे 0 एंड 2, 0 की इन डिग्री भी 0 हो गई है, 2 की इन डिग्री भी 0 हो गई है। तो मैं क्या करूंगी, 0 एंड 2 को मैं अपनी क्यू के अंदर ऐड कर लूंगी। अब नेक्स्ट निकलेगा मेरी क्यू से 0। जैसे ही 0 निकला मैं 0 को ऐड कर दूंगी आउटपुट के अंदर। ये मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर आउटपुट विंडो में। अब 0 के लिए उसके नेबर्स की बात करते हैं। 0 का कोई नेबर नहीं है तो कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद मैं 2 को हटा दूंगी। 2 को जैसे ही हटाया उसको प्रिंट कर दिया। 2 के लिए कौन कौन नेबर है, 2 के लिए अकेला नेबर है 3। तो क्या करो, 3 की इन डिग्री को डिक्रीज कर दो बाय 1, तो 1 डिक्रीज होकर हो जाएगा 0 के बराबर। एंड 2 के नेबर में किसी की इन डिग्री 0 है क्या, अब 3 की हो गई है इन डिग्री 0, तो 3 को भी ऐड कर लो अपनी क्यू के अंदर। नेक्स्ट कौन निकलेगा, नेक्स्ट निकलेगा 3 निकला, तो 3 को मैं प्रिंट करवा दूंगी आउटपुट के अंदर। एंड अब 3 के नेबर्स की बात करते हैं। 3 का एक ही नेबर है विच इज 1। 1 की इन डिग्री क्या है, 1 की इन डिग्री है 1 के इक्वल, इसको घटाकर मैं कर दूंगी 0। अब 3 के नेबर्स में से किस किस की इन डिग्री 0, यहाँ पर 1 की इन डिग्री 0 हो गई है, तो मैं ऐड करवा दूंगी 1 को अपनी क्यू के अंदर। अब 1 जैसे ही क्यू के अंदर आ गया तो अब मैं 1 को निकाल लूंगी क्यू से एंड 1 को प्रिंट करवा दूंगी टोपोलॉजिकल सॉर्ट के आउटपुट में। अब 1 के लिए उसके नेबर्स को देखें तो 1 का कोई भी नेबर नहीं है। तो इस तरीके से फाइनल जो आउटपुट आएगा इस प्रोसेस को करके, उसमें मेरे पास मेरा पूरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकल कर आएगा। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने अपने BFS के अंदर कोई भी विजिटेड नाम का एरे नहीं यूज किया। मतलब क्या किया मैंने, एक एक करके सारे नोड्स को मैंने ट्रेवर्स कर लिया BFS फैशन में, और कोई भी नोड 2 बार ट्रेवर्स नहीं होगा, वो कंडीशन मैंने चेक ही नहीं की विजिटेड बनाकर। ये ऐसे हो पाया कि मैं हर बार क्या करती हूँ, मैं हर बार अपनी इन डिग्री 0 वाले नोड्स को ऐड करती हूँ। इन डिग्री 0 वाले नोड कहने का मतलब है कि अब और कोई नोड बचा नहीं है जो इस नोड तक पहुंच सके। जैसे अगर मैंने पहले 0 को ट्रेवर्स किया, 0 से मान लेते मैं 5 तक जा रही थी, 5 से मान लेते मैं 6 तक जा रही थी। पहले इसकी इन डिग्री 0 थी, इसकी 1 थी, इसकी भी 1 थी। अगर मैंने पहले 0 को ट्रेवर्स कर लिया और 0 को मैंने प्रिंट करवा दिया, और अब मैं 1 को हटाकर इसकी इन डिग्री को 0 कर देती हूँ, और अब मैं आउटपुट में 5 को प्रिंट करवाती हूँ, तो इसकी इन डिग्री 0 कहने का मतलब है कि इससे पहले जितने भी नोड्स ऐसे थे जो यहाँ तक पहुंच सकते थे, उनको मैं ऑलरेडी प्रिंट करवा चुकी हूँ टोपोसॉर्ट के अंदर। तो यहाँ मुझे अलग से कोई विजिटेड रखने की जरूरत नहीं है जो चेक करे कि ये विजिट हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि दोबारा कभी भी वो नोड वापस मेरे पास नहीं आने वाला। कहने का मतलब है कि मैं अलग से कोई विजिटेड एरे बनाऊं जिसके अंदर मैं ये लिखूं कि 0 इज ऑलरेडी विजिटेड। कैसे, मैं विजिटेड ऑफ 0 को ट्रू करूं,
ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि 0 को तो मैंने तभी ऐड किया है जब वहाँ से कोई इन डिग्री नहीं है, मतलब कोई ऐसा एज है ही नहीं जो 0 तक पहुँच पाए। तो मुझे पता है अगर मैंने इसको क्यू के अंदर ऐड कर दिया तो मैं किसी और नोड के थ्रू यहाँ पर दोबारा कभी पहुँचने ही नहीं वाली, क्योंकि इसकी इन डिग्री 0 के इक्वल है। दैट इज़ वाई इस सवाल को यूज़ करने के लिए हम कोई अलग से विजिटेड एरे नहीं बनाते। हम सिंपली क्या करते हैं, हम सिंपली अपना इन डिग्री वाला एरे बनाते हैं, नॉर्मल BFS परफॉर्म करते हैं जिसमें जिसकी भी इन डिग्री 0 हो जाए उसको ऐड कर दो, जिसकी भी इन डिग्री 0 हो जाए उसको ऐड कर दो क्यू के अंदर, क्यू से निकाल कर उसको दिखा दो अपने आउटपुट के अंदर, और नेबर्स को हमें अपडेट कर देना है। तो इसके लिए अब हम कोड लिखने वाले हैं। मैंने क्या किया, अपने कोड में मैंने अपनी क्लास बनाई है, उसके अंदर स्टैटिक क्लास बनाई है। एज, हर एज के लिए उसका सोर्स एंड उसका डेस्टिनेशन है, और जिस ग्राफ पर हमने ड्राई रन किया है उस सेम ग्राफ को मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। मेन फंक्शन से उसके क्रिएशन के लिए कॉल लगाई है, और अब हम फंक्शन लिखने वाले हैं अपने BFS के लिए, और अब हम फंक्शन लिखने वाले हैं अपने टॉपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड टॉप सॉर्ट में इसको नाम दूंगी। इसके अंदर मेरे पास जो पैरामीटर आएगा वो आएगा मेरा ग्राफ। अब टॉपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना था, सबसे पहले हर एक नोड के लिए उसकी इन डिग्री कैलकुलेटेड होनी चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक एरे बना लेते हैं, इन डिग्री इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ ग्राफ डॉट लेंथ, और एक अलग से फंक्शन बना लेती हूँ, इसको मैं हेल्पर फंक्शन कह सकती हूँ, जो मेरे लिए मेरे पूरे के पूरे ग्राफ की इन डिग्री कैलकुलेट करके देगा। वॉइड कैलकुलेट इन डिग्री। कैलकुलेट इन डिग्री के अंदर एक तो मैं अपना ग्राफ पास करने वाली हूँ, एंड उसके साथ साथ मैं पास करूँगी अपना इन डिग्री नाम का एरे। इन डिग्री कैसे कैलकुलेट होगी, मैं अपने ग्राफ के सारे एजेस को निकालने वाली हूँ और उनमें डेस्टिनेशन में प्लस प्लस कर दूंगी, क्योंकि अगर इन डिग्री है मतलब डेस्टिनेशन की जो वैल्यू है उसकी तरफ एज आ रहा है, तो डेस्टिनेशन की इन डिग्री +1 होनी चाहिए। तो मैं एक लूप चला लेती हूँ, फॉर इंट i = 0, i लेस देन ग्राफ डॉट लेंथ i ++, और हर एक ग्राफ के वर्टेक्स पर जाकर मुझे पता है कि मेरा जो वर्टेक्स है वो i बन गया है। अब हर वर्टेक्स के लिए उसके सारे एजेस निकाल लो। इनफैक्ट यहाँ पर मैं इसको कह देती हूँ इंट वर्टेक्स v = i। ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लाइन इतनी नेसेसरी नहीं है, बट ये मैं क्लैरिटी के लिए दिखा रही हूँ कि अगर मैं किसी भी वर्टेक्स पर खड़ी हूँ तो उसके लिए मैं सारे एजेस को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इंट j = 0, j लेस देन माई ग्राफ ऑफ v डॉट साइज ++, j++। यहाँ से मैं अपना एज निकाल लूँगी, एज e = ग्राफ ऑफ v डॉट गेट j। ये मेरा एज निकल गया जो मेरे v से निकल रहा है और e डॉट डेस्टिनेशन तक पहुँच रहा है। तो यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, इन डिग्री ऑफ e डॉट डेस्टिनेशन को मैं हर बार कर दूंगी ++। तो इस तरीके से सारे के सारे नोड्स के लिए मैं उनकी इन डिग्रीज को कैलकुलेट कर लूँगी। अब बनाते हैं एक क्यू। BFS को हम परफॉर्म करने वाले हैं, तो क्यू हमारे पास होनी चाहिए क्यू ऑफ इंटीजर, क्यू = न्यू लिंक लिस्ट। शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में उन नोड्स को अपनी क्यू के अंदर ऐड करना है जिनकी इन डिग्री 0 के बराबर है। तो मैं एक लूप चला लेती हूँ, फॉर इंट i = 0, i लेस देन माई इन डिग्री डॉट लेंथ i ++। हर बार मैं क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी इफ़ माई इन डिग्री ऑफ i = 0, तो क्यू के अंदर ऐड कर देना है हमें i को, मतलब अपनी वर्टेक्स को मुझे ऐड कर देना है अपनी क्यू के अंदर। अब शुरुआत करते हैं BFS की। BFS कैसे होगा, मैं एक लूप चला लूँगी, जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक मुझे इस पर ट्रवर्स करना है। हर बार क्यू से एक एलिमेंट को मुझे निकालना है, यानी इंट करंट = क्यू डॉट रिमूव, एंड अब इस एलिमेंट को मुझे अपने टॉपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने की बजाय मैं सिंपली क्या करवा सकती हूँ, इसको प्रिंट करवा सकती हूँ। मैं प्रिंट करवा दूंगी करंट को, एंड फिर मैं करंट के जो सारे के सारे नेबर्स होंगे उनके लिए इन डिग्री को कर दूंगी -1। फॉर इंट i = 0, i लेस देन माई ग्राफ ऑफ करंट डॉट साइज i ++। इन डिग्री ऑफ, यहाँ से पहले एज निकाल लेती हूँ, एज e = ग्राफ ऑफ करंट डॉट गेट i। अब इन डिग्री क्या हो जाएगी, इन डिग्री ऑफ e डॉट डेस्टिनेशन -। अगर माइनस होने के बाद मेरे जो नेबर है उसकी इन डिग्री 0 के बराबर हो गई, तो इन डिग्री ऑफ e डॉट डेस्टिनेशन = 0 हो गई, तो मैं क्या करूँगी, उसको अपनी क्यू के अंदर ऐड कर दूंगी। तो क्यू डॉट ऐड e डॉट डेस्टिनेशन। तो इस तरीके से मेरा BFS कंप्लीटली
पूरा हो जाएगा एंड लास्ट में मैं एक नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने वाली हूँ। इसको हल्का सा समराइज कर लेते हैं। मैंने एक अलग से हेल्पर फंक्शन बनाया है पूरे के पूरे ग्राफ की हर एक वर्टेक्स की इन डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए। हमें ऑलरेडी पता है एज निकाल लेते हैं, एज में जो डेस्टिनेशन है उसकी इन डिग्री को कर देंगे प्लस प्लस, क्योंकि एज उसी की तरफ आ रहा है। सेकंड चीज जो मैंने करी है वो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट में पहले इन डिग्री कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ मैं कॉल लगा देती हूँ कैलकुलेट इन डिग्री को एंड आई विल पास माई ग्राफ एंड माई इन डिग्री एरे। उसके बाद मैंने क्यू बना ली है। फिर सबसे पहले तो जिनकी इन डिग्री 0 के बराबर है उनको मैंने क्यू के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद BFS रन किया है। जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक उसमें से करंट रिमूव कर लो एंड प्रिंट करवा दो अपनी करंट वैल्यू को। ये यहाँ पर मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट को प्रिंट करवा रही हूँ। एंड फिर नेबर्स के लिए चेक कर लो। नेबर्स के लिए हर एक डेस्टिनेशन की जो इन डिग्री है वो कम होनी चाहिए, और कम होने के बाद अगर वो 0 हो जाती है तो उसको भी क्यू के अंदर ऐड कर लो। एंड लास्ट में मैंने प्रिंट करवा दिया नेक्स्ट लाइन। इसको कर लेते हैं सेव एंड अब मेन फंक्शन से मैं कॉल लगाने वाली हूँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट को फॉर माई ग्राफ। मेरे पास जो आउटपुट निकल कर आया दैट इज 540231 और ये सेम टोपोलॉजिकल ऑर्डर है जिसकी हमने कहाँ पर बात की थी, जिसकी हमने अपने ड्राई रन के अंदर बात की थी। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा टेस्ट देने वाली हूँ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है। कैसे अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना है? हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट कितना अच्छे से समझ में आया उसको मुझे टेस्ट करना है। एक प्लेटफॉर्म है लीडकोड नाम से। लीडकोड के बारे में ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस के जो हमारे सेशंस रहे हैं, लाइव मेंटरशिप सेशंस, उनके अंदर बात की है। कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये सवाल मिलेगा जिसका नाम है कोर्स शेड्यूल 2। हमें क्या करना है, इस सवाल को जाकर मुझे सॉल्व कर लेना है। इस सवाल का नंबर 210 है और ये मीडियम टाइप का सवाल है। ये सवाल करने में अगर आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट समझ में आए तो कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऐसे ही सवालों के लिए बना हुआ है। आप चाहें तो BFS से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो DFS से भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, जैसे ही फ्री टाइम मिलता है या इनफैक्ट अभी अगर आपको लग रहा है अभी के अभी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो अभी के अभी जाकर इस क्वेश्चन को सर्च करना है, इसको जाकर सबमिट करना है और इसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है टू बिल्ड अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक्चुअली सवालों में कैसे यूज होता है। नेक्स्ट सवाल जिसकी हम बात करने वाले हैं इसका नाम है ऑल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू टारगेट। यानी मुझे अपना कोई ग्राफ दिया होगा, ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्यों नहीं लिया मैंने यहाँ पर? अगर मैं किसी अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करूँ, मान लेते हैं वो ये ग्राफ है और इसमें सारे के सारे जो नोड्स हैं वो कनेक्टेड हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ मैं किसी भी सोर्स से शुरू कर दूँ? अगर ये मेरी सोर्स है तो मैं हमेशा किसी ना किसी हर नोड तक पहुंच जाऊंगी। मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का रास्ता निकालना चाहूँ तो ये वो रास्ता हो गया, यहाँ से इस नोड तक का रास्ता निकालूँ तो ये मेरा रास्ता हो गया। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हर सोर्स से हर डेस्टिनेशन का रास्ता एग्जिस्ट करता है अगर बीच में एजेस का कनेक्शन है तो। बट डायरेक्टेड नोड्स के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है। डायरेक्टेड नोड्स के अंदर हो सकता है ये 1 हो, ये मेरा 2 हो जाए, ये मेरा 3 हो जाए एंड ये मेरा 4 हो जाए। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 से लेकर 4 तक जाना है, रास्ता बताओ। रास्ता एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 1 से लेकर मैं सिर्फ 2 और 3 तक पहुंच सकती हूँ, 4 तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। इसीलिए ऑल पाथ्स फ्रॉम सोर्स टू टारगेट, ये वाले सवाल को हम करने वाले हैं अपने डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। मान लेते हैं ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ मुझे गिवन है, इसके अंदर सोर्स मेरे पास है 5 के इक्वल, तो ये बन जाएगी मेरी सोर्स एंड टारगेट या डेस्टिनेशन मेरे पास है 1 के इक्वल, तो ये बन जाएगा मेरा टारगेट। अब मुझे वो सारे पाथ प्रिंट करवाने हैं जो मेरी सोर्स से लेकर मेरी डेस्टिनेशन तक जाते हैं। तो क्या मैं कह सकती हूँ इनमें से पहला पाथ होगा 5 से लेकर मैं 2 तक जा सकती हूँ, 2 से लेकर मैं 3 तक जा सकती हूँ, 3 से लेकर मैं 1 तक जा सकती हूँ। तो मेरा पाथ हो जाएगा 5 2 3 1। इसको मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ, मेरा पहला पाथ हो जाएगा 5 2 3 1। अब मैं सेकंड पाथ की बात करती हूँ। सेकंड पाथ में मैं 5 तक जा सकती हूँ, उसके बाद मैं 2 पर जा सकती हूँ, उसके बाद मैं 3 पर जा सकती हूँ एंड उसके बाद मैं 1 तक पहुँच सकती हूँ। तो मेरा पाथ हो जाएगा 5 0 3 1। तो मेरे पास दूसरा पाथ आ गया विच इज़ 5 0 3 1। टोटल मेरे पास कितने पाथ्स हैं? 2 पाथ्स हैं जो मुझे मेरी सोर्स से लेकर मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, और मुझे इन्हीं पाथ्स को ऐसे प्रिंट करना है कि कौन सी नोड से लेकर कौन सी नोड तक हम पहुंचे हैं। अब इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग DFS। DFS का बेसिक कोड क्या रहता है? DFS के अंदर मैं हमेशा अपना ग्राफ पास करती हूँ, उसके साथ साथ इस बार हम अपना सोर्स, डेस्टिनेशन और एक पाथ पास करेंगे। पाथ ट्रैक करेगा कि अभी तक मेरे कौन कौन से नोड मेरे पाथ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। DFS के अंदर सबसे पहले आते ही मैं चेक करूंगी क्या मेरा सोर्स मेरे डेस्टिनेशन के इक्वल हो गया है। अगर सोर्स डेस्टिनेशन के इक्वल है, इसका क्या मतलब है? सोर्स भी 5 है, डेस्टिनेशन भी 5 है, मतलब मुझे 5 से 5 तक ही पहुंचना था। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, या फिर 5 से मैंने शुरुआत करी और फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, अब मुझे इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर प्रिंट करवा दूंगी अपने पाथ को।
नहीं तो मुझे क्या करना है, एक फॉर लूप चला दूंगी अपने सारे नेबर्स के लिए और फिर मैं डीएफएस को कॉल लगा दूंगी नेबर से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। क्या मैं कह सकती हूँ अगर मेरी डीएफएस की कॉल कहती है कि मुझे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाना है और अभी सोर्स डेस्टिनेशन के इक्वल नहीं हुई, तो नेबर के लिए कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, नेबर से लेकर मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक जाना होगा। और हर बार मैं अपने पाथ में अपनी करंट नोड को ऐड कर दूंगी, मतलब यहाँ पर जो मैं नेक्स्ट लेवल को पाथ भेजूंगी उस पाथ के अंदर मैं ऐड कर दूंगी अपने करंट को। तो इस तरीके से मेरी जो करंट नोड है, या इसको मैं कह देती हूँ मेरी जो सोर्स नोड है, वो अगले वाले लेवल को दिखाई देगी अपने पाथ में। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। मेरा जो डीएफएस है वो रिकर्जन की फॉर्म में होता है। ऑलरेडी हमने काफ़ी बार रिकर्जन का डीएफएस का कोड लिखा हुआ है। अब हम इस कोड को डायरेक्टली विजुअलाइज करने वाले हैं। शुरुआत में मैं कहाँ हूँ, शुरुआत में मैं अपनी सोर्स नोड पर हूँ। सोर्स नोड है 5 के इक्वल। तो क्या मैं कह सकती हूँ अभी मेरा पाथ खाली है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जाऊंगी, इसका नेबर कौन है, इसका नेबर 0 है, तो मैं 5 से कॉल लगा दूंगी 0 की तरफ, पाथ में ऐड कर दूंगी मैं 5 को। 5 से मैं 0 पर आई तो क्या मैं कह सकती हूँ मैंने 5 को ट्रैवल किया 0 तक पहुंचने के लिए। अब 0 पर क्या करूंगी, 0 पर पहुंच गई तो चेक करूंगी यहाँ से क्या क्या पाथ एग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से नेबर है। यहाँ से एक ही नेबर है विच इज इक्वल टू 3, तो मैं 3 के लिए कॉल लगा दूंगी। 3 के लिए कॉल लगाई तो मैंने पाथ में ऐड कर दिया 5 तो था, 0 को भी ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि 3 तक पहुंचने का क्या रास्ता है, पहले 5 पे जाओ फिर 0 पे जाओ तब आप 3 पर जाओगे। तो पाथ में है 5 एंड 0। अब 3 के लिए उसके नेबर्स को कॉल लगाएंगे, यानी 1 को मैंने कॉल लगाई। 3 के लिए जैसे ही मैंने 1 को कॉल लगाई वहां पर पाथ हो गया 503 के इक्वल। अब 1 पर मैं देखूंगी मेरी जो बेस केस है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इससे पहले कंडीशन ट्रू नहीं थी, पर जैसे ही यहाँ पर नोड की वैल्यू 1 हो गई, मतलब मेरी सोर्स की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर मेरा डेस्टिनेशन सोर्स के इक्वल हो गया, तो मैं 1 तक पहुंच गई। जैसे ही मैं 1 तक पहुंच गई मैं क्या करूं, इस पाथ को मुझे प्रिंट करवा देना है प्लस माई नोड। पाथ प्रिंट हो जाएगा 503, नोड कौन सी है, नोड है 1, तो 5031 मेरा पहला पाथ मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। कौन सा पाथ, दिस पाथ 5031 के इक्वल। अब मुझे 1 से आगे जाने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि 1 तो डेस्टिनेशन ही था, ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो मैं यहाँ से कर जाऊंगी रिटर्न। रिटर्न करके मैं वापस से 3 पर आ जाऊंगी। जैसे ही मैं 3 पर आई 3 देखेगा क्या और कोई नोड है जिस तक मैं पहुंच सकता हूँ, और कोई नोड नहीं है, तो 3 भी क्या करेगा, 3 भी रिटर्न कर जाएगा 0 को। रिटर्न करने का मतलब है 1 से मैं बैक ट्रैक करके 3 पर चली गई, 3 से मैं बैक ट्रैक करके अब 0 की तरफ चली गई। अब 0 देखेगा क्या और कोई पाथ है, और कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, तो 0 वापस से 5 पर चला जाएगा। तो यहाँ से मैं वापस आ गई सोर्स पर और यहाँ से कर लिया मैंने बैक ट्रैक। अब 5 क्या करेगा, 5 देखेगा 0 को तो ट्रैवल कर लिया, अब और कोई नेबर है क्या, 5 के पास दूसरा नेबर है 2, तो 5 2 के लिए कॉल लगाएगा। 2 के लिए कॉल लगाई तो उसने पाथ में ऐड कर दिया 5 को। 2 क्या करेगा, अपने नेबर को कॉल लगाएगा, 3 को कॉल लगाएगा, तो 2 ने 3 को कॉल लगाई, पाथ में ऐड हो गए 5 एंड, क्योंकि 3 तक कैसे पहुंची, 5 एंड 2 के थ्रू। अब 3 क्या करेगा, 3 अपने नेबर को कॉल लगाएगा, 3 कॉल लगाएगा 1 को, तो 3 ने कॉल लगाई 1 को एंड अब मेरे पास पाथ में आ गया 5 2 एंड 3 के इक्वल। 1 देखेगा कि मेरे पास तो मेरी बेस कंडीशन हिट हो रही है, मतलब मेरी ही सोर्स डेस्टिनेशन के बराबर है, तो यहाँ मैं प्रिंट करवा दूंगी अपने पाथ को प्रिंट करवाया तो 5 2 3 आ गया, फिर नोड को प्रिंट करवाया उसमें ऐड करके तो 5 2 3 1 आ गया। ये आ गया मेरा सेकंड पाथ। अब यहाँ से 1 देखेगा, आगे क्या जाने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि 1 तो डेस्टिनेशन है, तो इससे मैं बैक ट्रैक कर जाऊंगी। बैक ट्रैक करके 3 पर आ गई। जैसे ही बैक ट्रैक करके मैं 3 पर आई मैं देखूंगी और कोई नेबर है क्या, 3 का और कोई नेबर तो है, 3 का और कोई नेबर तो है नहीं, तो यहाँ से भी बैक ट्रैक करके 2 की तरफ आऊंगी। 2 देखेगा और कोई नेबर है क्या, 2 का भी नहीं है, तो वापस से बैक ट्रैक करके मैं सोर्स की तरफ आ जाऊंगी। तो सोर्स भी देखेगा और कोई नेबर है क्या, इसने दोनों नेबर्स को ट्रैवल कर लिया तो और कोई नेबर नहीं है। तो इस तरीके से रिकर्जन ट्री मेरा फॉर्म होगा डीएफएस के अंदर, जिसमें फाइनल पाथ मेरे पास प्रिंट होंगे 5031 एंड 5231। अब ये जो पूरा का पूरा कोड हम लिखेंगे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एक्सपोनेंशियल आती है, यानी v⁻v। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि रिकर्जन में अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के सारे पॉसिबल पाथ देख रहे हैं। अगर मैं वर्स्ट केस सिनेरियो देखूं, क्योंकि अगर किसी भी नोड से निकलते हुए कितने एजेस हुए, सारे के सारे v एजेस हुए जो हर एक वर्टेक्स तक जाते हैं, तो उस केस में हम एक्सपोनेंशियल, वर्स्ट केस में एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत कोई एफिशिएंट कोड नहीं है जिसको हम लिखने वाले हैं, बट हाँ सोर्स से लेकर टारगेट तक के सारे पाथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत यहाँ पर बिल्ड होगी। तो अब इसके लिए हम कोड लिखने वाले हैं। मैंने अपने कोड के अंदर ऑलरेडी अपनी एज क्लास बनाई हुई है, अपना ग्राफ मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसके ऊपर अभी हमने ड्राई रन किया है। हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन में एक तो अपना सोर्स बना लेते हैं विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 5 एंड एक अपना डेस्टिनेशन बना लेते हैं, या टारगेट इसको मैं कह सकती हूँ, डेस्टिनेशन कह लेते हैं, इसको हम बना सकते हैं 1 के इक्वल। अब मुझे एक फंक्शन लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट ऑल पाथ।
प्रिंट ऑल पाथ का काम है कि ये सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक के सारे पाथ को प्रिंट करेगा। तो इसके अंदर मैं पास कर दूंगी सबसे पहले तो अपना ग्राफ, उसके साथ साथ एक सोर्स पास कर दूंगी, एक डेस्टिनेशन पास कर दूंगी एंड एक स्ट्रिंग पास कर दूंगी जिसको मैं नाम देती हूँ पाथ। ये जो स्ट्रिंग है पाथ नाम से, इसके अंदर सारे के सारे पाथ को हम स्टोर करवाने वाले हैं। अब बेस केस क्या होगा? बेस केस ये होगा किसी भी पॉइंट पर अगर मेरी सोर्स डेस्टिनेशन के इक्वल हो जाए, मतलब मैं उसी नोड पर खड़ी हूँ जहाँ तक मुझे जाना था, तो क्या करूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगी अपने पाथ को। और पाथ में क्या ऐड करना है मुझे? पाथ में ऐड करना है मुझे अपनी डेस्टिनेशन की वैल्यू को, मतलब अपनी करंट नोड को, और यहाँ से मैं कर जाऊंगी रिटर्न। बाकी केसेस में क्या करना है, अगर मुझ तक मैं ही वो डेस्टिनेशन नहीं हूं तो मेरा नेबर पहुंचा देगा मुझे, तो नेबर से कॉल लगा दो, फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन माई ग्राफ ऑफ सोर्स डॉट साइज i प्लस प्लस। हर बार मैं अपना एज निकाल लूंगी, एज इज इक्वल टू एज ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ सोर्स डॉट गेट i। तो मैं प्रिंट ऑल पाथ को कॉल लगा दूंगी फॉर माई ग्राफ। अगले वाले लेवल के लिए सोर्स कौन बनेगा? अगले वाले लेवल के लिए सोर्स बनेगा मेरा ई डॉट डेस्टिनेशन, यानी मेरा नेबर। डेस्टिनेशन नहीं रहेगी और पाथ में मैं ऐड कर दूंगी अपनी करंट नोड को यानी सोर्स को। तो कुछ इस तरीके से मैं कॉल लगाने वाली हूँ, इसको कर लेते हैं सेव। अब मेन फंक्शन से प्रिंट ऑल पाथ को कॉल लगाऊंगी और सारे पाथ को हम प्रिंट करेंगे फ्रॉम माई सोर्स टू डेस्टिनेशन। शुरुआत में पाथ की वैल्यू में मैं पास करने वाली हूँ एक एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। तो मेरे पास एक पाथ प्रिंट हुआ है विच इज 5231। एक बार अपने ग्राफ को हम चेक कर लेते हैं। मेरे पास एक और यहाँ पर एज होना चाहिए था, वो एज 0 से लेकर 3 तक जाता है, तो एक एडिशनल एज होना चाहिए ग्राफ के अंदर 0, जो न्यू एज जो जाता है 0 से लेकर मेरी वैल्यू 3 तक। तो इस एज को हमने मिस कर दिया था, इसको भी सेव कर लेते हैं एंड करते हैं रन। तो आउटपुट में इस बार दो पाथ आए, एक 5031 एंड एक 5231। और ये जो पूरा कोड लिखा है ये मेरा एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मेरे सारे पाथ मुझे कैलकुलेट करके देगा फॉर माय वर्स्ट केस सिनेरियोज। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम को। अब इसका नाम प्रोनाउंस करना जितना मज़ेदार है उतनी ही मज़ेदार हमारी एल्गोरिदम है। इस एल्गोरिदम के थ्रू हम क्या करते हैं, हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम सोर्स टू ऑल वर्टिसेस। यानी मुझे अगर कोई भी ग्राफ दिया गया है, ये एक वेटेड ग्राफ होगा। वेटेड ग्राफ यानी मेरे जो एजेस होंगे उनका कोई पर्टिकुलर वेट होगा। अभी तक वेटेड ग्राफ के ऊपर ना हमने कोई एल्गोरिदम ना ऐसे कोई डीप सवाल किया है। ये हमारा पहला ऐसा सवाल है जिसमें हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि वेट ग्राफ को क्यों दिया जाता है। तो मेरे पास एक वेटेड ग्राफ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, डायरेक्टेड ग्राफ भी हो सकता है, जिसमें मुझे कोई सोर्स दी होगी। सोर्स कहने का मतलब है माई स्टार्टिंग पॉइंट। हो सकता है ये सोर्स 1 हो सकता है सोर्स 4 हो सकता है ये सोर्स 0 हो, कोई भी एक सोर्स दी होगी। मैं मान लेती हूँ मुझे जो सोर्स दी है दैट इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, 0 से इस ग्राफ की हर एक वर्टेक्स तक का मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। यानी 0 से 1 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 0 से 2 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 0 से 3 तक का, 4 तक का, 5 तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। इस पाथ के लिए मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि टोटल उस शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्टेंस क्या होगा। मैं चाहे तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की थोड़ी सी वेरिएशन होती है जिसमें हम पाथ भी स्टोर कर सकते हैं कि कौन कौन सी नोड्स के थ्रू हम वहां तक पहुंचेंगे। हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी किसी भी सोर्स से लेकर हर एक वर्टेक्स तक का। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मुझे जो सोर्स दी हुई है दैट इज इक्वल टू 0 ताकि आसानी हो जाए, वरना ये सोर्स कोई भी हो सकती है। मतलब हम जो एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे वो हम किसी भी सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखकर मुझे समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम शॉर्टेस्ट पाथ, लार्जेस्ट थिंग, इस तरीके की बातें करते हैं तो ये कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है। कहाँ बात कर रखी है? अपने ग्रीडी वाले चैप्टर में। ग्रीडी वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर मुझे ग्लोबल आंसर तक पहुँचना है तो हर एक लोकल स्टेप में मैं थोड़ा सा ग्रीडी होकर सोचूं। तो ऐसे ही यहाँ अगर मुझे फाइनल आंसर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो मैं हर एक लोकल स्टेप पे सोचूंगी कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है। तो हर एक स्टेप पर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करना है। तो मेरा जो डाइक्स्ट्रास एल्गोरिदम है ये एक्चुअली एक ग्रीडी एल्गोरिदम है ग्राफ्स के अंदर। तो ग्रीडी सिर्फ ग्रीडी वाले चैप्टर में नहीं है, ग्रीडी हम ग्राफ्स के अंदर भी देख रहे होंगे। डीपी कई बार ग्राफ्स के क्वेश्चन में भी देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हमारे काफ़ी डिफरेंट एल्गोरिदम्स में, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलते हैं। अब हमें ऑप्टिमाइजेशन करनी है बेस्ड ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। यहाँ पर जैसे अगर मुझे 0 से लेकर, मतलब इस नोड से लेकर
2 तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। तो इसमें एक पाथ तो ये होगा जिसमें डिस्टेंस होगा 2 + 1, टोटल डिस्टेंस हो गया है मेरे पास 3 के बराबर, और एक ये वाला डायरेक्ट पाथ होगा जिसमें टोटल डिस्टेंस 4 के बराबर है। ऑब्वियसली मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये वाला पाथ होगा जिसमें मुझे सिर्फ 3 के बराबर कॉस्ट लग रही है, 3 के बराबर मेरा डिस्टेंस आ रहा है। तो मुझे इस पाथ के लिए 3 को प्रिंट करना है जब मैं 0 और 2 की बात करूंगी। तो इस तरीके से 0 के लिए हर एक वर्टेक्स का हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो हमारा लॉजिक होने वाला है फाइंड आउट करने का, उसके लिए मैं 3 नोड्स का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लेते हैं ये है मेरे पास नोड 0 जिस तक एक डायरेक्टेड एज जा रहा है मेरी नोड 1 तक, फिर एक और एज जा रहा है मेरी नोड 2 तक। मान लेते हैं यहाँ पर ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 4। क्या मैं कह सकती हूँ अगर 0 मेरा सोर्स है तो 0 से लेकर 1 तक का क्या शॉर्टेस्ट पाथ है, ये पाथ है अभी 2 के बराबर। 0 से लेकर 2 तक का डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ यानी 0 से लेकर क्या डायरेक्ट में 1 तक जा सकती हूँ, हाँ जा सकती हूँ। कितने कॉस्ट में, कितने वेट में, 2 में, तो वो मैंने लिख दिया। अब मुझे देखना है क्या 0 से लेकर 2 तक मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ, नहीं जा सकती। तो उस केस में मैं हमेशा इनिशियलाइज करती हूँ इन्फिनिटी के साथ। 0 से लेकर अगर कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है किसी भी नोड तक तो मैं शुरुआत में बोलूंगी कि उसका जो वेट है शॉर्टेस्ट पाथ का वो अभी इन्फिनिटी है, मतलब मैं पहुंच ही नहीं सकती। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 1 को अपना सोर्स लेकर देखूं अगर, तो 1 से क्या मैं डायरेक्टली 2 तक जा सकती हूँ, 1 से मैं 2 तक जा सकती हूँ। तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर मैं 0 से 1 तक पहुंच गई और 1 से मैं 2 तक जा पा रही हूँ डायरेक्टली, तो 0 से लेकर 2 तक का पाथ एग्जिस्ट करता है और उस पाथ की कॉस्ट क्या होगी, उस पाथ की कॉस्ट होगी 2 + 4। या मैं इसको कह सकती हूँ 0 से 1 तक आने में मुझे जितना कॉस्ट लगा उसमें मैं इस एज का वेट ऐड कर दूँ। इसको मैं लिख देती हूँ हल्का सा, जितना डिस्टेंस मुझे v तक आने में लगा, एक बार इसको मैं अपना u वाला नोड कह देती हूँ, इसको मैं अपना v वाला नोड कह सकती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ कि डिस्टेंस ऑफ u का मतलब है, यहाँ पर जब भी मैं डिस्टेंस ऑफ i की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है सोर्स से लेकर i तक का डिस्टेंस। तो अगर मैंने डिस्टेंस ऑफ u लिख दिया तो उसका मतलब है सोर्स से लेकर u तक का डिस्टेंस। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस ऑफ u निकल गया मतलब सोर्स से लेकर यहाँ तक u वाली नोड तक कैसे पहुँचना है, और उसमें मैं ऐड कर दूँ वेट ऑफ u टू v। u टू v का वेट मतलब ये वाला वेट, अगर मैंने यहाँ तक का इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया प्लस उसमें ये वाला वेट ऐड कर दिया, तो क्या मैं कह सकती हूँ अगर ये वैल्यू लेस देन डिस्टेंस ऑफ v से है तो उस केस में मेरा डिस्टेंस ऑफ v हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ u, v के बराबर। इसको मैं थोड़ा सा समराइज करती हूँ क्योंकि ये मेरे एल्गोरिदम का मेन पार्ट है जिसको मैंने अभी फाइंड आउट करके निकाला है। मैंने क्या कंडीशन बनाई, कंडीशन मेरी ये थी कि अगर मैं u पर खड़ी हूँ, दिस इज माई u, यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखती हूँ, इसको मैं डायरेक्टली u लिखने वाली हूँ, इसको मैं डायरेक्टली v लिखने वाली हूँ। अगर मैं u पर खड़ी हूँ और मुझे v तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है डिस्टेंस ऑफ u क्या होता है, जो मुझे पता है ऑलरेडी। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ पता है कि u से v तक का वेट क्या है, मतलब ये 4 की वैल्यू पता है। अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, मतलब यहाँ तक आने में जितना डिस्टेंस लगा प्लस उसमें आगे जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन डिस्टेंस से कम है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इस इन्फिनिटी को काट कर मैं यहाँ लिख पाऊंगी 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6। मतलब 0 से लेकर 2 तक का आने का डिस्टेंस अब 2 + 4 यानी 6 के इक्वल हो जाएगा। मतलब 0 से लेकर 2 तक का शॉर्टेस्ट पाथ 6 के बराबर होगा। किस कंडीशन की हेल्प से मैंने ये फाइंड आउट किया, इस कंडीशन की हेल्प से फाइंड आउट किया अगर डिस्टेंस ऑफ u एंड वेट फ्रॉम u टू v अगर वैल्यू लेस देन हो जाती है डिस्टेंस ऑफ v के, तो डिस्टेंस ऑफ v को मैं अपडेट कर दूंगी। अपडेट इसलिए करूंगी कि मतलब v तक पहुंचने का ऑलरेडी कोई रास्ता मुझे पता था, डिस्टेंस ऑफ v में वो स्टोर्ड था, बट उससे भी कोई छोटा डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, यानी डिस्टेंस ऑफ u प्लस ये वेट, ये एक छोटा डिस्टेंस है जो उसी सेम नोड v तक पहुंचने का एक पैरेलल रास्ता मुझे दिखाता है। तो ये हमारा लॉजिक होने वाला है। हम हर एक नोड के लिए जा जाकर चेक करेंगे कि उसका डिस्टेंस एंड उस तक जो एज निकल रही है उसके नेबर्स के लिए, उन दोनों की वैल्यू मिलाकर अगर किसी भी अगले नेबर v से कम है तो फिर नेबर v के लिए डिस्टेंस को हम कम कर देंगे। इसको एक बार हल्का सा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगी कि हमारा प्रोसेस कैसा दिखेगा, फिर हम बात करेंगे इसी सेम प्रोसेस को हम BFS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम को लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैश मैप यूज़ करते हैं, कोई प्रायोरिटी क्यू यूज़ करता है, कोई कुछ और यूज़ करता है। हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम प्रायोरिटी क्यू पर बेस्ड अप्रोच को यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली वी विल यूज़ अ मिन हीप।
हमें पता है कि प्रायोरिटी की ऑलरेडी इनबिल्ट होती है जावा के अंदर और बाय डिफॉल्ट वो मिन हीप ही होती है, तो हम एक मिन हीप का यूज़ करेंगे प्रायोरिटी क्यू का टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। अब शुरुआत में क्या है, शुरुआत में मैंने क्या किया, सबके लिए उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। ये मेरी सोर्स हो जाएगी, सोर्स से सोर्स तक का डिस्टेंस कितना होता है, 0। इनिशियली इमेजिन कर लो कि सबका डिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब अभी सोर्स से लेकर मैं कहीं भी नहीं जा सकती। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सोर्स के लिए उसके नेबर्स का, मुझे बीएफएस फैशन में चलना है, तो सोर्स के लिए उसके सारे नेबर्स के डिस्टेंस को अपडेट कर लूंगी। नेबर के डिस्टेंस को अपडेट किया तो 0 के लिए सबसे पहले 1 का डिस्टेंस अपडेट किया। 1 का डिस्टेंस इन्फिनिटी नहीं 2 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मैं 2 डिस्टेंस में या 2 वेट में जाकर ट्रैवल कर सकती हूँ। मुझे हमेशा उस नोड की बात करनी है जिसको विजिट नहीं किया है, जिसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है, हमेशा उसे मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो अभी तक सारी की सारी नोड्स हैं, इसमें डिस्टेंस 0 है, इसमें 2 हो गया, इसमें इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी। किसको विजिट नहीं किया अभी तक, 0 को तो मैंने ऑलरेडी विजिट कर लिया। 0 को विजिट करके उसके सारे नेबर्स के लिए मैंने डिस्टेंस अपडेट कर दिया। तो यहाँ पर इन्फिनिटी को अपडेट करके मैंने 2 कर दिया एंड इस इन्फिनिटी को अपडेट करके मैंने 4 कर दिया, क्योंकि 0 से डायरेक्ट इस 1 तक मैं 2 से पहुंच सकती हूँ। 0 से डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट से डिस्टेंस अपडेट होता है। 0 से डायरेक्ट यहाँ पर मैं पहुंच सकती हूँ 4 की हेल्प में। तो 0 को मैंने विजिट कर लिया है। अब मैं देखूंगी कौन सा ऐसा बच गया जो विजिटेड नहीं है पर शॉर्टेस्ट है। मेरे पास 2 है, मेरे पास 4 है, मेरे पास इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इनमें से सबको, किसी को भी मैंने विजिट नहीं किया है, पर शॉर्टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट 2 वाला है। तो अब मैं क्या करूंगी, 2 को मैं विजिट कर लूंगी और 2 के नेबर्स के लिए देखूंगी। 2 का पहला नेबर तो हो जाएगा 3। 3 के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 का ऑलरेडी डिस्टेंस है इन्फिनिटी, अगर 2 के थ्रू हम आएंगे तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा। मैं अपनी कंडीशन को दोबारा लिख लेती हूँ यहाँ पर, अगर डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट फ्रॉम u टू v इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ v, तो उस केस में मैं डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट कर देती हूँ डिस्टेंस ऑफ u प्लस वेट ऑफ u टू v। और हमेशा ये देखना है विजिटेड ना हो पर शॉर्टेस्ट हो। वेट u से v का क्या होगा, वेट u से v का हो जाएगा 7। 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। क्या 9 की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी है, हाँ इन्फिनिटी से कम है, तो डिस्टेंस ऑफ v को मैं काट कर यहाँ पर कर दूंगी 9 के इक्वल। तो 1 के लिए मैंने 3 के डिस्टेंस को अपडेट कर दिया। अब इसके दूसरे नेबर को देखते हैं, यानी 2 को। 2 तक मेरा एज जा रहा है, 2 के लिए अभी डिस्टेंस है 4। अगर मैं 1 के थ्रू आती हूँ तो 1 के थ्रू यानी डिस्टेंस ऑफ u 2 प्लस वेट u टू v 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्या 3 की वैल्यू लेस देन 4 है, हाँ है, इसीलिए इस डिस्टेंस को अपडेट करके कर दूंगी मैं 3 के इक्वल। ये लाइन लिखने का मतलब है कि v तक पहुंचने का ऑलरेडी कोई डिस्टेंस था। जैसे यहाँ पर नंबर 2 मेरा v है, यहाँ पर मैं जब बात कर रही हूँ ये मेरा v है और ये मेरा u है। 2 तक पहुंचने का ऑलरेडी एक रास्ता था। क्या रास्ता था, इस एज के थ्रू आना, जिसमें मुझे कॉस्ट लग रही थी 4। लेकिन u के थ्रू एक और दूसरा रास्ता एग्जिस्ट करता है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है और इसकी कॉस्ट है 2 प्लस 1 यानी 3 के इक्वल। तो मैंने एक दूसरा पैरेलल पर छोटा रास्ता देख लिया है। तो इस तरीके से मेरा डाइक्स्ट्राज एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। तो मैंने 1 के लिए 3 को भी अपडेट कर दिया, 2 को भी अपडेट कर दिया, तो 1 क्या हो गया, 1 कंप्लीटली विजिट हो गया। अब मैं देखूंगी ये सारे मेरे अनविजिटेड नोड्स रह गए, इनके लिए अब देखूंगी विजिटेड तो नहीं है ये कोई भी, पर शॉर्टेस्ट कौन सा है। शॉर्टेस्ट इनमें से 3 वाला नोड जिसका डिस्टेंस 3 है। तो मैं अब क्या करूंगी, 3 को विजिट कर दूंगी, 3 के नेबर्स को अपडेट करूंगी। 3 का एक ही नेबर है विच इज इक्वल टू 4। 4 का डिस्टेंस है इन्फिनिटी, तो v क्या है, v है इन्फिनिटी, डिस्टेंस ऑफ v। डिस्टेंस ऑफ u मेरे पास हो जाएगा 3 के बराबर, प्लस वेट uv इज इक्वल टू 3। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। 6 इज लेस देन इन्फिनिटी, तो यहाँ 4 के डिस्टेंस को मैं अपडेट करके कर दूंगी 6 के इक्वल। नेक्स्ट अब देखेंगे अनविजिटेड ये वाली नोड्स रह गई, इनमें से सबसे कम डिस्टेंस किसका है, इसमें से सबसे कम डिस्टेंस 6 का है। तो अब 6 के नेबर्स को अपडेट करेंगे। 6 का पहला नेबर है 3। 3 का डिस्टेंस ऑलरेडी 9 है और 4 तक का डिस्टेंस मेरे पास 6 है। डिस्टेंस ऑफ u मेरे पास 6 है, दिस इज u, प्लस वेट कितना है, वेट है 2 के बराबर। क्या ये वैल्यू लेस देन डिस्टेंस ऑफ v है, डिस्टेंस ऑफ v की वैल्यू अभी मेरे पास है 9 के इक्वल, तो ये वाली वैल्यू हो गई है 8। दिस इज लेस देन इक्वल टू 9। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं इस 9 को हटाकर यहाँ पर अपडेट कर दूंगी वैल्यू को एज 8। मतलब कोई ऑलरेडी एक छोटा रास्ता है जो एग्जिस्ट करता है। पहले 3 तक का रास्ता यहाँ से आ रहा था जिसमें मुझे 9 कॉस्ट लग रहा था, 9 वेट लग रहा था, पर अब एक बेटर रास्ता एग्जिस्ट करता है उससे भी छोटा जिसमें मैं ऐसे ट्रैवल करके 3 तक पहुँच रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लिया 3 तक पहुँचने का फ्रॉम माई सोर्स।
तो 4 के लिए मैंने 3 को भी अपडेट कर दिया, अब 4 के लिए 5 को भी अपडेट कर देते हैं। 5 का डिस्टेंस है अभी इन्फिनिटी, डिस्टेंस ऑफ u है 6 के बराबर और एज का वेट है 5, तो 6 + 5 = 11, तो यहाँ 11 को हम कर देंगे काट कर इन्फिनिटी को। तो 4 को भी मैंने विजिट कर लिया है। अब बारी है इन दोनों की, ये दोनों अनविजिटेड हैं। छोटा कौन सा है? छोटा 3 वाला नोड है जिसका डिस्टेंस है 8 के इक्वल, तो 3 के लिए देखूंगी उसके नेबर को। 3 का नेबर है मेरे पास 5, 5 का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलरेडी इक्वल टू 11। 3 क्या करेगा? 3 पहले अपना डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, डिस्टेंस ऑफ u विच इज 8, उसमें ऐड कर देगा वेट को, मतलब 1 को। इज दिस वैल्यू लेस देन 11? 9 इज लेस देन 11, तो इस केस में इस 11 को काट कर मैं यहाँ पर कर दूंगी 9 एंड मेरा 3 भी हो जाएगा विजिटेड। अब 5 के आगे और कोई नोड है नहीं, तो इसको भी हमें विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं फाइनल डिस्टेंस देखूँ किसका क्या आया, तो यहाँ फाइनल डिस्टेंस क्या मैं कह सकती हूँ 0 से लेकर 1 तक का जो फाइनल डिस्टेंस आया वो आया है मेरे पास 2 के बराबर। मैं यहाँ पर इन सारी पुरानी वैल्यूज़ को हटाने वाली हूँ और मैं सिर्फ फाइनल वैल्यूज़ को रखूँगी जो लास्ट टाइम हमें मिली थी। 0 से 0 तक का डिस्टेंस तो 0 ही है, 0 से 1 तक का डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 2, 0 से 2 तक का डिस्टेंस मेरे पास आया है 3 के इक्वल, ये वाली वैल्यू। 0 से 3 तक का डिस्टेंस मेरे पास आया है 8 के इक्वल, 0 से 4 तक का डिस्टेंस मेरे पास आया है 6 के इक्वल एंड 0 से 5 तक का डिस्टेंस मेरे पास आया है 9 के इक्वल। तो डाइक्सट्राज एल्गोरिथम में क्या किया, एक सिंगल सोर्स से सारे के सारे वर्टिसेस तक उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लिया। तो बात करते हैं डाइक्सट्राज एल्गोरिथम को हमने देख तो लिया, थियोरेटिकली समझ लिया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी है, पर इसको कोड में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। कोड में एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे पता है कि मुझे हर बार क्या स्टोर करना पड़ेगा, अपनी नोड और उसके डिस्टेंस को। तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगी, एक पेयर क्लास बना दूंगी जिसमें मैं अपना नोड भी स्टोर कर पाऊँ और उसका डिस्टेंस भी स्टोर कर पाऊँ। और इस पेयर क्लास में से हमेशा क्या हो, मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला नोड मैं निकाल सकूँ। इसके लिए सूडो कोड लिखते हैं। सबसे पहले तो मुझे सारे डिस्टेंसेस को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मैं लिख दूंगी इनिशियलाइज डिस्टेंस। शुरुआत में सारे के सारे डिस्टेंसेस को इनिशियलाइज करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी, एक प्रायोरिटी क्यू को क्रिएट करूंगी। प्रायोरिटी क्यू क्यों क्रिएट की मैंने, नॉर्मल बीएफएस के अंदर तो सिंपल क्यू होती है, पी क्यू इसलिए क्रिएट की क्योंकि मुझे हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाहर निकालना है क्यू से। अब उसको मैं सबको कंपेयर करूँ वो बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सबसे सामने रखती है, तो ये जो मैं क्लास बनाऊंगी इसमें मैं कंपेरेबल इंटरफेस यूज कर लूंगी एंड यूजिंग कंपेरेबल इंटरफेस मैं डिस्टेंस के बेसिस पर इसको सॉर्ट करवा दूंगी इंटरनली। तो हमें पता ही है ये सारे काम मैंने ग्रीडी वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर ऑलरेडी किए हुए हैं। आप जैसे कोड देखेंगे आपको याद भी आ जाएगा अगर थोड़ा सा भूल गए। प्रायोरिटी क्यू लूंगी, उसमें मैं पेयर स्टोर करवाऊंगी। पेयर में क्या क्या स्टोर कराऊंगी, एक अपना नोड n एंड उसके साथ साथ उसका डिस्टेंस। फिर मैं एक वाइल लूप चला दूंगी। वाइल लूप के अंदर ये तब तक चलेगा जब तक मेरी पी क्यू इज नॉट एम्प्टी। जब तक पी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक एक एक करके मैं अपने करंट को निकालूंगी। मेरा करंट पेयर आ जाएगा, उसमें मेरा करंट नोड होगा, उसका डिस्टेंस होगा और मैं इसको विजिट करवा दूंगी। उसके बाद नेबर्स के लिए मुझे क्या करना है, नेबर्स के लिए उनकी सारी कंडीशंस को, वैसे यहाँ पर ये विजिट वाला जो पार्ट है ये सारे काम मैं तभी करवाऊंगी जब मेरा नोड ऑलरेडी अनविजिटेड होगा। तो इफ विजिटेड ऑफ करंट इज फॉल्स तभी मैं अपने सारे काम करने वाली हूँ। अगर ऑलरेडी विजिट हो रखा होगा तो मुझे कुछ नहीं करना। तो नेबर्स के लिए मुझे क्या करना है, मुझे अपना वही वाला फॉर्मूला लगाना है जिसको मैंने यूज़ किया था। अगर डिस्टेंस ऑफ, यहाँ नेबर्स में डिस्टेंस कैसे निकालूंगी, नेबर्स निकालने के लिए मुझे पता है कि हमेशा मैं एक एज निकालती हूँ। एज के अंदर एक सोर्स होता है, एक मेरा डेस्टिनेशन हो सकता है। क्या मैं कह सकती हूँ, सोर्स हमेशा मेरा यू नोड होता है, डेस्टिनेशन हमेशा मेरा एक वी नोड होता है। तो हर बार निकाल लूँगी डेस्टिनेशन ऑफ यू प्लस, अगर मेरे वेट ऑफ u टू v की वैल्यू लेस देन माई डिस्टेंस ऑफ v हो जाती है तो उस केस में अपडेट करना है मुझे डिस्टेंस ऑफ v को। तो इस तरीके से हम अपडेशन करते हैं डाइक्सट्राज एल्गोरिथम के अंदर। मैं इसको समराइज कर देती हूँ, हम क्या क्या करने वाले हैं। इनिशियलाइज कर देंगे सारे डिस्टेंस को। यहाँ कैसे इनिशियलाइज किया था, सोर्स से सोर्स तक का तो 0 रहेगा, बाकी सारे शुरुआत में इन्फिनिटी होते हैं। और एक प्रायोरिटी क्यू बना लूँगी जिसमें मैं पेयर्स को स्टोर करवाऊंगी। फिर एक लूप चला दूंगी जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती। हर बार उसमें से करंट निकालूंगी और करंट अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट करा दो। फिर उसके सारे नेबर्स के लिए मुझे पता है एज में निकाल सकती हूँ। उसमें एक सोर्स आता है जो मेरा यू नोड है, डेस्टिनेशन आता है जो मेरा वी नोड है। और फॉर्मूला मुझे पता ही है क्या लगाना होता है डाइक्सट्राज में, कि अगर डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेट ऑफ यू टू वी की वैल्यू लेस देन हो गई डिस्टेंस ऑफ वी से, मतलब एक बेटर रास्ता एग्जिस्ट करता है, शॉर्टेस्ट रास्ता, तो उसके लिए मैं अपडेट कर दूंगी डिस्टेंस ऑफ वी की वैल्यू को, जो कि बाद में कम हो जाएगी। और इसका लॉजिक मैंने समझा ही है। इसका लॉजिक ये है कि अगर 0 से लेकर 2 तक ऑलरेडी कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है तो उससे भी छोटा कोई रास्ता
रास्ता एग्जिस्ट करेगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हमने यूज़ केस देखा था। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे के पूरे सूडो कोड के लिए हम एक बार कोड लिखेंगे एंड कोड लिखकर हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि डाइकस्ट्रास एक्चुअली वर्क कैसे करता है। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि एक बार कोड देखना है, उसके बाद दोबारा से इस सेम सवाल के ऊपर हमें ड्राई रन करके देखना है खुद से कि कैसे हम एक एक के लिए कैलकुलेट कर पा रहे हैं। डाइकस्ट्रास के कोड के लिए मैंने ऑलरेडी अपनी एक स्टैटिक क्लास एज बनाई हुई है जिसके अंदर हर एक एज के पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है और उसका वेट है। इसके साथ साथ मैंने जिस ग्राफ पर अभी ड्राई रन किया है उसी सेम ग्राफ के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, उसको क्रिएट किया हुआ है। तो ये सेम कोड आप लिख सकते हैं एक फंक्शन की फॉर्म में एंड मेन फंक्शन से मैंने कॉल लगाई है क्रिएट ग्राफ को। अब डाइकस्ट्रास के अंदर सबसे पहले तो मुझे सोर्स डिफाइन करनी होती है। मैं यहाँ पर मान लेती हूँ मेरी सोर्स 0 है, वरना हम 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। और मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड डाइकस्ट्रास, जिसके अंदर मैं पास करने वाली हूँ अपना एरे लिस्ट का ग्राफ। तो मेरे पास मेरा ग्राफ आ जाएगा एंड मेरे पास मेरी सोर्स आ जाएगी। अब डाइकस्ट्रास का कोड लिखने से पहले मैं अपनी पेयर क्लास बना लेती हूँ। इसको मैं स्टैटिक टाइप का बनाऊंगी, स्टैटिक क्लास पेयर। इसको मैं यहाँ पर पेयर क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मैं इन पेयर्स को यूज़ करने वाली हूँ अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर नोड और उसके वेट का, उसके शॉर्टेस्ट पाथ का पेयर स्टोर करने के लिए। तो इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होंगी, एक होगी मेरी नोड n एंड उसके साथ साथ मेरे पास होगा मेरा पब्लिक पेयर, जिसके अंदर एक तो मेरे पास नोड n आएगी इंट n एंड उसके साथ साथ मेरे पास आएगा मेरा इंट पाथ। सो दिस डॉट n इज इक्वल टू n, दिस डॉट पाथ इज इक्वल टू पाथ। और यहाँ पर इस पेयर टाइप को मुझे कंपेरेबल टाइप का बनाना है, पर एक बार हम डाइकस्ट्रास के अंदर बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। सबसे पहले तो डाइकस्ट्रास कोड के लिए मुझे क्या चाहिए, एक डिस्टेंस वाला एरे चाहिए, न्यू इंट ऑफ ग्राफ डॉट लेंथ। इस डिस्टेंस एरे के अंदर मैं सारे के सारे नोड्स तक का डिस्टेंस स्टोर करने वाली हूँ। अगर मेरा कोई, मैं डिस्टेंस i की बात कर रही हूँ तो डिस्टेंस i कहने का मतलब है सोर्स से लेकर i तक का डिस्टेंस। तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन माई ग्राफ डॉट लेंथ i प्लस प्लस। अगर मेरे i की वैल्यू मेरे सोर्स के बराबर है तो उस केस में तो मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि i से लेकर सोर्स तक का डिस्टेंस क्या होगा, फिर तो 0 होगा। पर अगर i की वैल्यू सोर्स के बराबर नहीं है तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ i को मुझे इन्फिनिटी बनाना है। इन्फिनिटी क्या कर सकती हूँ मैं, यहाँ पर लिख सकती हूँ इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू के इक्वल। ये मेरा बेसिकली हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी के इक्वल। तो जब भी i सोर्स के इक्वल है, मतलब अगर मैं सोर्स से सोर्स तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर रही हूँ तो वो तो 0 होता है, बाकी सबके लिए इनिशियलाइज करना है इन्फिनिटी के साथ। तो ये मैंने कर दिया एंड इसके साथ साथ मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू को क्रिएट करूँगी। प्रायोरिटी क्यू ऑफ पेयर, इसको मैं बनाने वाली हूँ पी क्यू इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू। अब PQ के अंदर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे पहले चाहिए, तो उसका लॉजिक डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इंप्लीमेंट करूँगी कंपेरेबल इंटरफेस को और वो वर्क करेगा मेरी पेयर क्लास के ऊपर। अब यहाँ पर कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्रीडी के अंदर हमने बहुत बार और बहुत डिटेल में सीखा है कि जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं कंपेरेबल को तो ओवरराइड करके हमें कंपेयर टू फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है अपनी क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी कोई ऑब्जेक्ट के कंपेयर करने के अभी तक हमने पैरामीटर नहीं बताए कि ऑब्जेक्ट नोड के बेसिस पर कंपेयर होगी या पाथ के बेसिस पर, तो उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कंपेयर कैसे होंगी। पब्लिक इंट कंपेयर टू, जिसके अंदर मेरे पास कोई भी पेयर P2 आता है अगर किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करने के लिए, तो हमेशा रिटर्न करूंगी दिस डॉट पाथ माइनस P2 डॉट पाथ। दिस डॉट पाथ माइनस P2 डॉट पाथ कहने का मतलब है कि जो वैल्यू छोटी है वो मेरा प्रायोरिटी क्यू पहले रिटर्न करेगा, वो वाला पेयर अगर सॉर्टिंग होगी तो पहले आ रहा होगा। तो इसमें पाथ बेस्ड सॉर्टिंग होने वाली है फॉर माई पेयर्स। ये वाला लॉजिक मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। इस लॉजिक में अगर हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो हम जाकर दोबारा से ग्रीडी के अंदर जो रीडिंग मटेरियल हमें दिया था या शुरुआत वाले बेसिक लेक्चर्स थे अबाउट कंपेरेबल जिनमें जहाँ पर यूज़ हो रहा था, उनको हम देख सकते हैं तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने पूरा का पूरा कोड लिखा है। डाइकस्ट्रास के अंदर PQ प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें पेयर को स्टोर करते हैं। सबसे पहले अपना इनिशियल पेयर स्टोर कर लेते हैं। PQ डॉट एड न्यू पेयर, पहला पेयर तो मुझे पता ही है क्या होता है, वो होता है सोर्स से लेकर सोर्स तक का ही पेयर। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी सोर्स को एज माई इनिशियल नोड एंड उसके साथ में डिस्टेंस जाएगा मेरा 0 के बराबर। अब BFS का मैं लूप चलाने वाली हूँ, दिस इज माई लूप फॉर BFS। इसके अंदर मैं तब तक इस लूप को रन करूंगी जब तक माई PQ डॉट इज एम्प्टी फॉल्स नहीं हो जाता।
ट्रू नहीं हो जाता, मतलब जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। सबसे पहले तो मैं करंट को निकाल लूँगी, मेरा जो करंट पेयर है उसको पी क्यू से कर दूंगी रिमूव। रिमूव करने का मतलब है कि जिसका भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो मेरी प्रायोरिटी क्यू से बाहर निकल कर आ जाएगा। अब मैं देखने वाली हूँ कि ये, इसके लिए एक विजिटेड भी बना लेते हैं यहाँ पर बूलियन टाइप का, ट्रैक करने के लिए कि मेरी नोड विजिट हुई है या नहीं हुई। इसको मैं बना लेती हूँ बूलियन विजिटेड इज इक्वल टू न्यू बूलियन ऑफ ग्राफ डॉट लेंथ। तो मैं देख लूँगी अगर मेरा करंट डॉट नोड विजिटेड नहीं है तभी मुझे सारे के सारे काम करने हैं। अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो मतलब उसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया है। अगर विजिटेड नहीं है तभी इसको करना है। विजिटेड नहीं है तो क्या करो, सबसे पहले तो उसको विजिटेड बना दो, करंट डॉट एन इज इक्वल टू ट्रू। एक बार मैंने उसको विजिटेड बना दिया तो अब हम उसके सारे के सारे नेबर्स के डिस्टेंस को अपडेट करने वाले हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन ग्राफ ऑफ करंट डॉट एन का साइज। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली करंट को नहीं लिया, करंट डॉट नोड को लिया है क्योंकि करंट तो एक पेयर वैल्यू है, मुझे तो इंडेक्स चाहिए, तो डॉट नोड के अंदर मेरी इंडेक्स वैल्यू स्टोर्ड है आई प्लस प्लस। ये यहाँ पर मैं नेबर्स की बात कर रही हूँ, दीज आर माई नेबर्स। पहले तो मैं एज निकाल लूंगी, एज ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट एन डॉट गेट आई। इस एज के अंदर u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u हो जाएगा मेरा e का सोर्स, एंड v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगा मेरा e का डेस्टिनेशन। ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है। u की वैल्यू हो जाएगी e का सोर्स, v की वैल्यू e का डेस्टिनेशन, एंड मेरा वेट क्या हो जाएगा, मेरा वेट हो जाएगा e का वेट। तो ये तीन चीज़ों के बेसिस पर मुझे अपना कंपैरिजन करना है, जो डाइक्स्ट्रास का जो मेन फॉर्मूला हमने देखा था। अब कंपैरिजन कैसे होता है, अगर डिस्टेंस ऑफ v की वैल्यू, अगर डिस्टेंस ऑफ u की वैल्यू प्लस मेरे वेट की वैल्यू, दिस इज माय वेट फ्रॉम u टू v, कम होती है डिस्टेंस ऑफ v की वैल्यू से, तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ v को हम अपडेट कर देते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ v हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ u प्लस मेरे वेट के बराबर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है डिस्टेंस ऑफ सोर्स टू v। इसको हल्का सा समराइज कर लेते हैं। पहले तो मैंने एक पेयर क्लास बनाई हुई है, पेयर क्लास के अंदर मैंने नोड स्टोर कराई है, पाथ स्टोर कराई है। ये इंटीजर पाथ है, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ की वैल्यू होगी कि वो पाथ कितना लंबा है। इसका कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया है, कंपेरेबल फंक्शन से मैंने इसको प्रायोरिटी के बेसिस पर, किसके बेसिस पर सॉर्ट किया, पाथ के बेसिस पर, और ये बाय डिफॉल्ट सॉर्ट होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डाइक्स्ट्रास क्या करता है, एक तो मैंने डिस्टेंस एरे बना लिया जो सबका डिस्टेंस स्टोर करेगा, हर किसी को इनिशियलाइज कर दिया इन्फिनिटी के साथ अपार्ट फ्रॉम द सोर्स। फिर मैंने एक विजिटेड बना लिया जिसमें सारी की सारी वैल्यूज़ इनिशियलाइज्ड है मेरी फॉल्स के साथ। फिर एक प्रायोरिटी क्यू बनाई जिसमें शुरुआत में मैंने एक पेयर स्टोर कराया है जिसमें सोर्स है और सोर्स से सोर्स तक का पाथ है मेरे पास 0। फिर मैंने लूप चला लिया प्रायोरिटी क्यू के ऊपर। मैंने हर बार प्रायोरिटी क्यू से मैं एक करंट पेयर को निकालूंगी और देखूंगी वो विजिटेड तो नहीं है, अगर नहीं है तभी उसके लिए सारे काम करने हैं। पहले तो उसको विजिट करा दो, फिर उसके सारे नेबर्स के लिए इन्फॉर्मेशन निकाल लो कि कौन सा u है, कौन सा v है, कौन सा मेरा वेट है। हमेशा सोर्स u होता है, डेस्टिनेशन मेरा v होता है, और फिर मुझे डाइक्स्ट्रास वाला फॉर्मूला लगाना है अपने सोर्स से लेकर v तक के डिस्टेंस को अपडेट करने के लिए। अगर डिस्टेंस u प्लस वेट की वैल्यू डिस्टेंस v से कम है तो डिस्टेंस v को हमने कर दिया अपडेट। लास्ट में क्या करूंगी, लास्ट में मैं यहाँ पर प्रिंट करवाने वाली हूँ ऑल सोर्स टू वर्टिसेस पाथ्स या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मैं एक लूप चला लेती हूँ, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन माई डिस्टेंस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। हर बार मैं प्रिंट करवा दूंगी डिस्टेंस ऑफ आई को, और लास्ट में मैंने प्रिंट करवा दिया एक नेक्स्ट लाइन। तो इसको करते हैं सेव, एंड यहाँ से कॉल लगाऊंगी मैं किसको, डाइक्स्ट्रास को मैं कॉल लगाने वाली हूँ फॉर माई ग्राफ एंड माई सोर्स। जावा क्लासरूम प्रिंट होकर आया है मेरे पास कुछ इंटीजर वैल्यूज, तो एक बार चेक कर लेते हैं कोड के अंदर। यहाँ पर जैसे ही मैंने डिस्टेंस को अपडेट करा दिया उसके बाद मुझे उस पेयर को पुश भी करना है। किसके अंदर पुश करना है, किसके अंदर ऐड करना है, अपनी प्रायोरिटी क्यू के अंदर, क्योंकि अभी तो प्रायोरिटी क्यू में ऐड में सिर्फ सोर्स ही गया है। तो यहाँ मुझे पी क्यू के अंदर ऐड करना पड़ेगा माई न्यू पेयर। न्यू पेयर किसका बनेगा, वी का पेयर बनेगा। तो यहाँ मैं पास करूँगी वी को, और इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ वी के बराबर। तो इसको एक बार कर लेते हैं सेव एंड रन अगेन।
अब मेरा आउटपुट आया है 023,869 और ये सेम आउटपुट है जो हमने अभी अपने पूरे के पूरे ग्राफ के लिए ड्राई रन किया है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है उसको हमने निकाल लिया है। अब जो डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज इक्वल टू v प्लस ई लॉग वी। अगर हम बिना प्रायोरिटी क्यू के इस सवाल को सॉल्व करते तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v स्क्वायर हो जाती, पर क्योंकि हमने प्रायोरिटी क्यू को यूज़ किया है तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आई है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसीलिए हम डाइक्स्ट्रास को जब भी हम सॉल्व कर रहे होंगे अल्फा वाले स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, हमें प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करना है। और ई लॉग वी किस लिए आई, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू के अंदर इंटरनली पेयर्स की सॉर्टिंग हुई है, तो ये उनकी सॉर्टिंग बेस्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हमने प्लस v के बराबर जो है वो तो अगर हमने डिस्टेंस वाला लूप चला दिया है या फिर अगर हमने विजिटेड वाला लूप चला दिया, तो ये ई लॉग v का मतलब है कि हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर जो पेयर्स की सॉर्टिंग की है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, प्लस जो हमने बूलियन विजिटेड वाला लूप चलाया था, हमने डिस्टेंस वाला लूप चलाया था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ पर दिखती है टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल। सो दैट इज व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम इज v प्लस ई लॉग v।